अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। आज तो बाकायदा तौर पर नए चीफ जस्टिस के स्लॉट के लिए जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हिमायत कर दी है और उनको अपना बाकायदा पूरा सपोर्ट दे दिया है बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने, जब उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। और ऐसे में नाज़रीन अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल के हवाले से, उसके खिलाफ दरअसल उसको अब मुतअद्दिद जगहों पर चैलेंज कर दिया गया है। आज बाकायदा तौर पर अफरा सियाब खटक साहब जो कि बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी बाकायदा इसको चैलेंज कर दिया है। पीटीआई ने तो ऑलरेडी इसको सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी, बल्कि कुछ वुकला की तरफ से जो है इसको चैलेंज किया जा चुका है। यानी कि वो जो हुकूमत अभी जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है और जब पहले की वो अपोजिशन थी, पीएमएलएन और तमाम तर ये जमातें, पीपल्स पार्टी भी, वो पीटीआई को किसी एट वन पॉइंट इन टाइम जब पीटीआई गवर्नमेंट थी उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहकर पुकारा करते थे और ये कहा करते थे कि इन्होंने पार्लियामेंट की वक़्त को तो बिल्कुल सिफर कर दिया है और ऑर्डिनेंस से ही अगर मुल्क चलना है तो पार्लियामेंट की ये बेतौकीरी हो रही है और पार्लियामेंट को ताले लगा दिए जाएं। अवाम का पैसा फिर भला क्यों झोंका जा रहा है पार्लियामान चलाने में? क्या अब यही पुरानी तनकीद अब इन्हीं तमाम जमातों पर जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं और इत्तेहाद का हिस्सा है उनके ऊपर लागू होती है? बड़ा ज़रूरी सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे और पीटीआई से भी पूछेंगे कि क्या वजह है कि अगर इतने साफ सुथरे और अगर इतने क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है बानी पीटीआई का, इमरान खान साहब का, तो फिर ये जो पूरा 190 बिलियन पाउंड्स का केस चल रहा है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर मुसलसल जिरा करने से क्यों गुरेजा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला? अगर इतने ही उनका एक बड़ा साफ सा मामला है और क्लीन बल्कि बड़ा स्ट्रेट सा मामला है, कोई उसमें कोई हेर फेर नहीं है, कोई ऐसी कोई फॉल्स गिविंग्स नहीं है, तो फिर पीटीआई के जो वकील हैं, वुकला हैं, वो जिरा कर लें। जो भी प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उनकी बार बार जिरा ना करने की वजह से इस पर्टिकुलर केस का 190 मिलियन पाउंड्स के केस का फैसला रुका हुआ है। पीटीआई की ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो कि बड़े वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं, फिर क्यों उसके ऊपर इतना तकिया किया जा रहा है अगर ये जमात जो है इतने क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड की हामिल है जितना वो क्लेम करते हैं? ये दोनों सवाल आते हैं दोनों इतराफ से पूछने वाले, तो लिहाजा इसमें तमाम तर जो पार्टीज़ हैं उनके भी व्यू पॉइंट शामिल गुफ्तगू रखेंगे। खासतौर पर बिलावल साहब ने जब कल बड़े बुलंदोबांग अंदाज में आईनी अदालत के क़याम को मजीद उन्होंने री एनफोर्स कर दिया और कहा है कि हो के रहेगी ये तमाम तर ये जो क़याम है, ये इसका आईनी अदालत का क़याम हो के रहेगा, रोक सको तो रोक लो। तो ये मामला भी हम पूछेंगे कि अब क्या वाकई जो गवर्नमेंट इत्तेहाद है, और आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी खासा आड़े हाथों लिया, उन्होंने अदलिया के हवाले से बात की कि या तो अदालती अहकामात से मुल्क चला लें या फिर आइन के हवाले से मुल्क चला लें, और आइन के पासदार भी जो हैं वो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के ही लोग हैं, ये भी फरमाया सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने। लेकिन बानी पीटीआई की गैर रस्मी गुफ्तगू नाजरीन चंद चीदा नुकात हैं वो देखते चलिएगा और फिर फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करूँगी मैं, और जो लीगल एक्सपर्टीज़ है वो भी इंशाल्लाह आज शामिल रहेगी। बानी पीटीआई की फ़िलहाल नाजरीन आज की गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। बुकला सफाई की जानिब से नैब गवाह पर 24वीं दफ़ा भी जिरा ना हो सकी। ये डिलेइंग टैक्टिक्स है नाजरीन जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। नैब प्रोसिक्यूशन टीम ने कहा कि बुकला सफाई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद अज़ां अदालत ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई का कहना था कि अगले चीफ जस्टिस का ऐलान फौरी किया जाए। हम जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। आईनी अदालत पर मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करना है। हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी के जलसे में की भी इजाज़त नहीं दी जा रही और अगर नहीं दी तो एहतजाज करेंगे। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि जलसे जुलूस और जलाओ घिराओ के बजाय अवाम के लिए काम करना चाहिए। मैं पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने नहीं दूंगी। पंजाब में कानून आकर तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ जो कि केपी के मुशीर हैं, उन्होंने बयान दिया कि पंजाब में जलसे जुलूस अगर दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। नाजरीन तमाम मामले पे अपने मेहमानों का रुख करती हूँ और ये जो दहशतगर्दी से जो है वो मुशाबियत दी जा रही है, तशबीह दी जा रही है पीटीआई के जलसे जुलूस को, क्या ये मौक़िफ़ भी दुरुस्त है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा का? आई एम हेयर बाय जॉइंड बाय अ वेरी डेकोरेटेड गेस्ट पैनल। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन के, स्टॉलवर्ट ऑफ हिज पार्टी, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। वेरी वार्म वेलकम आपको खुर्रम साहब। आपकी वक्त का और आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपसे इन तमाम मामलात पे पूछेंगे।
सेनेटर मौला बख्श चांडी और नाजरीन, स्टॉलवर्ट ऑफ हिज पार्टी पीपल्स पार्टी, बड़े पुराने और बहुत बेबाक पार्लियामेंटेरियन है माशाल्लाह। हमें बहुत सारे मामलात पर हमारी रहनुमाई करेंगे, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग हिज पार्टी। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब नाजरीन, जो कि ना सिर्फ एक डेकोरेटेड पार्लियामेंटेरियन है बट एज वेल एज अ डेकोरेटेड लॉयर, तमाम मामले पे हमारे साथ हैं। आपकी भी जो लीगल एज वेल एज पॉलिटिकल एक्सपर्टीज़ है वो हम उससे भी हम लोग मुस्तफ़ीद होंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया और आपको खुश आमदीद मुस्तफ़ा साहब। आपसे बात शुरू करती हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब। ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आप लोग कहते थे सर पहले पीटीआई को, क्या अब आपको अगर आपकी गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहकर पुकारा जाए कि अब मुल्क आपने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कुछ कम नहीं छोड़ा है, तो क्या ये बात आपकी तरफ जायज़ नहीं होती है, तनकीद आपकी तरफ जायज़ नहीं बैठती है इन प्रेजेंट टाइम्स? जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपके नाजरीन को अंदाजा होना चाहिए कि जब उस वक्त सदर आरिफ अलवी ने एक रात में 11 ऑर्डिनेंस जारी किए थे, तो फैक्ट्रियां तो एक से ज्यादा चीजें बनाती हैं ना, तो लिहाजा जब एक से ज्यादा ऑर्डिनेंसेस एक दर्जन के करीब एक रात में इशू होंगे तो फिर तो कसर सदारत तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही कहलाएगा। तो एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ है और वो भी आने वाले कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में पुटअप कर दिया जाएगा। एक आईनी के तहत ये सारा काम हुआ है। ये जरूर है और मेरी तवक्को भी है कि हुकूमत से कि ये कोई आदत नहीं बन जानी चाहिए कि आप जब भी किसी मुश्किल स्पॉट में आए तो आप ऑर्डिनेंस इशू करें, लेकिन वक्तन फवक्तन हुकूमतों को अपने मामलात को चलाने के लिए आगे बढ़ना है। और ये भी एक है मामला कि जो हाकमियत है उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए मुख्तलिफ जहाँ जहाँ भी आइन के अंदर जगह मौजूद है उसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रोवाइडेड कि जो असल रूह है कि पार्लियामान उसको अप्रूवल दे, जो कि मेरी तवक्को है आने वाले हफ्तों में पार्लियामान दे दे। लेकिन खुर्रम साहब इस ऑर्डिनेंस के बारे में एक और बहुत जो अनोखी चीज़ है वो ये भी है कि ये आपके ही पुराने जो आप लोग लाए थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल, उसके ही खिलाफ है, उसकी मुखालफत में है। यानी उस वक्त आप ख़त्म करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट से वन मैन शो, अब आप चाहते हैं वही वन मैन शो वापस आ जाए। और बल्कि इसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कल उन्होंने बड़ा सख्त अल्फाज में इख्तिलाफ किया है कि ये क्यों सीनियरिटी के प्रिंसिपल को भी वायलेट किया जा रहा है आपके ऑर्डिनेंस के आने के बाद प्रेजेंट डे चीफ जस्टिस की तरफ से। तो आप अपने पुराने अपने ही दिए हुए जो पूरा एक डिफेंस था, नैरेटिव था, बयानिया था, उसको रोज बरोज आप लोग डिफाई नहीं कर रहे? नहीं, देखिए ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में क्या कहा गया था कि इससे पहले सिर्फ चीफ जस्टिस के पास अथॉरिटी थी कि वो बेंच बनाए। उस अथॉरिटी को वसी किया गया और वो आज भी वसी है। 3 जजेस ये फैसला करते हैं और उस वक्त एक प्रपोजल दिया गया कि जी जो सीनियर मोस्ट जज हैं 3 वो बैठेंगे। Correct. और फिर बाद में ये महसूस किया गया कि ये जब एक्चुअल प्रैक्टिस में आया है तो उसमें हमें और लीवे की जरूरत है। तो ये नहीं है कि जो बेंच बनाने की ताकत है वो दोबारा उठाकर सुप्रीम चीफ जस्टिस के अंदर मुर्तकज कर दी गई है। आज भी जो 2 सीनियर मोस्ट जज हैं वो उन 3 जजेस का हिस्सा है, तो लिहाजा वो सीनियरिटी तो अपनी जगह पर मौजूद है। नहीं, बेग योर पार्डन सर, वो तो चीफ जस्टिस ने तो अब आपने उनको दे दिया है ना ये पावर, ये उनका प्रेरोगेटिव आपने बना दिया है इस ऑर्डिनेंस के तहत कि वो सिलेक्ट करेंगे कि वो जो सीनियरिटी तो खत्म हो गई ना। पहले आप कहते हैं कि ये सिर्फ आपने एक मोअज़्ज़ज़ जज को हटाने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाए हैं आप। तीसरे जज की हद तक चीफ जस्टिस की तवाबदीद है, लेकिन वो जो तीसरा जज है क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं? वो भी तो इक्वल अथॉरिटी है। तो लिहाजा अगर मोस्ट ना हुए ना, जो अहम बात यह है कि बजाय एक शख्स अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करे, अब 3 सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो अथॉरिटी अगर पहले से ज्यादा 1 से 3 में बटी है तो उसका इस्तेमाल शफाफ होगा। उसमें जाहिर है पहले से ज्यादा जब एक शख्स के पास अथॉरिटी थी तो हमने देखा कि किस तरह चीफ जस्टिस इससे पहले जो आए हैं खासतौर पर बंदयाल साहब जो थे, उन्होंने किस तरह इसका जो है वो मन माना इस्तेमाल किया। और आपके नाजरीन को शायद भूल गया हो कि उस बेंच ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो पहला वर्जन था पार्लियामान में पास किया गया, उसको तो उठाकर बाहर फेंक दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये दूसरा कानून है जो इस वक्त अब फील्ड में है। तो लिहाजा यहाँ अदालतों को जो सेंस है वो यही है कि हम वक्त के साथ साथ हुकूमतें भी सीखती हैं, अदालतें भी सीखती हैं। और जो असल इशू है कि जब ये पार्लियामान में जाएगा आने वाले दिनों में
तो कौमी असम्बली और सेनेट इस पर जो उनकी कमेटीज का पूरा प्रोसीजर है वो करके इसकी तौसीक कर देंगे और फिर ये मुल्क का जो है वो बजाय एक ऑर्डिनेंस के एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जी मुस्तफ़ा साहब, आप क्या प्रॉब्लम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं? अभी खुर्रम साहब ने फरमाया जैसे कि कोई डिफाई तो कोई प्रिंसिपल नहीं हुआ है और अभी भी वो तमाम तर जो पावर्स हैं वो उन्हीं के साथ रिजाइड करती हैं जिनके साथ पहले थी। जी शुक्रिया। देखें, प्रॉब्लम जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है उनके ऊपर तो गुफ्तगू अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं रही। ये तो अशराफिया की आपस में इक़्तिदार की रस्साकशी है कि जो फैलते फैलते इदारों तक पहुंच गई है और अब उसमें इसकी लपेट में सुप्रीम कोर्ट भी काफी अरसे से आ चुकी है। मामलात का बुनियादी तौर पे हल तो सियासतदानों ने निकालना है। जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर से मामलात शुरू हुए, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले चले जाइए तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जिन चीज़ों की इब्तदा की जुडिशल एक्टिविज्म की कि जिसमें उन्होंने एक वज़ीर आज़म को फारिग किया, फिर साकिब निसार साहब उनका दौर एक मुनफरिद अपनी हैसियत रखता है जी, मिसालें आप कि किस तरीके से केसेस को पॉलिटिकली टैकल किया गया और उस वक्त से लेकर अब तक ये जो मामला चल रहा है इसमें हम अवाम के मसाइल एक तरफ उनसे लाताल्लुक होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमने जो सियासी राह निकालना है आपस में पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल प्रोसेस मीनिंगलेस भी हो चुका है, एक दूसरे से दूर भी इतना जा चुके हैं कि हम हल नहीं निकाल पा रहे। और हल निकालने के लिए मेरे ख्याल है कि तमाम जमातें जिम्मेदार हैं, उसमें हुकूमती जमात हो, उनके इत्तेहादी हो या तहरीक इंसाफ हो। कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान साहब की तरफ देखें तो वो किसी और जमात को इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर समझते ही नहीं है और हुकूमती जमातों की तरफ देखें तो वो इस वक्त जो प्रोसिक्यूशन में बदल चुकी है, जिसमें तहरीक इंसाफ रिसीविंग एंड पे है। हुकूमत वो माहौल ही क्रिएट नहीं कर पा रही कि जिसके अंदर कोई गुफ्तगू हो सके। हर रोज छापे, हर रोज गिरफ्तारियां, कोई नई विक्टिमाइजेशन की खबर। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉलिटिकल जितने स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट नाउ, ये बैठ के हल तलाश करना पड़ेगा। इस मुल्क के चैलेंजेस बहुत बड़े होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन आज देखिए कि उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। बिल्कुल सही बात। अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन सियासतदान आपस में बैठ के एक डायरेक्शन नहीं तय कर पा रहे। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं हमारी इकोनॉमी के बड़े चैलेंजेस हैं। IMF से खुदा करे कि आज हमें कर्जा मिले, ये भी एक बात कहते हुए थोड़ी सी नहीं बल्कि काफी शर्म महसूस होती है कि हम कर्ज मिलने पे खुशी मनाएंगे, लेकिन जो मुल्क को रिफॉर्म्स की जरूरत है उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। पार्लियामेंट मीनिंगलेस हो चुकी है, जिस तरीके से पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप बगैर डिबेट के कैसे मुमकिन है कि कर लें? सही। आप बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं जुडिशरी का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर आप आर्टिकल 8 के अंदर फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसके अंदर आप एक खतरनाक अमेंडमेंट लेकर आ गए। फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को साथ ही साथ ये इख्तियार भी दे दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी वो बैन कर सकती है। हाई कोर्ट का आर्टिकल 199 के तहत जो हर शहरी का जिससे ताल्लुक है कि अगर आपके साथ कोई सरकारी महकमा ज्यादती करता है तो आपके पास एक फोरम मौजूद है कि आप फौरन जाकर एक रिट करते हैं। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स में आप वो खत्म कर रहे हैं, शहरियों के हकूक सल्ब कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं कर सकती? खोकर साहब वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, एक वन विंडो ऑपरेशन हो जाएगा, जिसको भी कोई सियासी ग्रीवेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चला जाए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का अभी जो टाइमिंग है उसके ऊपर लोगों को बड़ा एतराज है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब इनकमिंग चीफ जस्टिस हो, 1 महीना उनके आने में बाकी हो, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के डिपार्चर में 1 महीना बाकी हो, तो उस वक्त आप एक ऐसा सामने ले आए कि जिसके नतीजे में बेनिफिशियरी हमें नजर आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं कि वो होंगे और उनको उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। और साथ ही साथ आप पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके मंसूर अली शाह साहब और दीगर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो सारी सीनियरिटी है
उसको डिस्टर्ब ना सिर्फ करेंगे बल्कि आप विंग्स क्लिप करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और ठीक है, दीगर हाई यही कोर्ट्स के, दरअसल तो फिर कैसे एक्सेप्ट किया जा सारे सकता है जितने लोगों की शिकायत हैं वो शिकायत कुनंदा यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तो पर काटे जा रहे हैं। अहमद अवैस साहब, मैं आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ, ये बताइएगा, चले सारी बातें एवरीथिंग असाइड, आप लोग अपने तौर पर भी तो कोई अच्छी मिसाल कायम करें ना सर, कानून के कयाम के लिए, आइन के कयाम के लिए। ये लोग क्यों बेचारे ये 190 मिलियन पाउंड्स वाले केस के ऊपर जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम और वो जो गवाहान लेके आए हैं, आपके लोग उनकी जिरा करने से गुरेजा हैं और इस वजह से ताखीर पे ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, अगर मतलब पीटीआई सो क्लीन एज यू क्लेम इट इज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कोई ताखीरी हरबे नहीं है, 1 दिन 2 दिन की तो तारीख पड़ती है, उसमें कौन सी लेट हो रहा है? 24वीं दफा सर जिरा नहीं हो सकी है। जहाँ इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख रहे हैं कि उनको जहाँ पे काजी फायद ईसा साहब उनको दबा छोड़ते हैं और जो उनको जल्दी लाना होता है उनके लिए किस तेजी के साथ ऐसा लगता है कि ही इज हैंड इन ग्लव विद द गवर्नमेंट। उधर ऑर्डिनेंस आया, अच्छा, हाँ, और उधर आपने देखा कि ऑर्डिनेंस के विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो इन्होंने कमेटी बना के और वो नोटिफाई कर दिया। तो ये अंदाज देखिए, ये और जबकि पहले ये खुद ही शोर पर डाला हुआ था जब एक्ट एंड प्रोसीजर एक्ट आया था कि जी मैं चीफ जस्टिस हूँ और मैं अपनी ताकतें जो अपनी अथॉरिटी जो है उसको मैं कम कर रहा हूँ और मैं कमेटी बना रहा हूँ कि ये इसको होना चाहिए, उसके मुताबिक ये होना चाहिए। और वो फिर वो बाकायदा वो एक्ट पास हुआ और वो 3 रुकनी कमेटी बनी कि चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसके मेंबर होंगे। ये इन्हीं के प्रपोजल के ऊपर हुआ। और अब आपने देखा कि जिस वक्त वो सिचुएशन क्योंकि उनको सूट करती थी, पहले जब ये मंदियाल साहब थे वो, तो उस वक्त उन्होंने उसके लिए जोर लगाया। और अब देखा कि जब वो चीफ जस्टिस खुद है और ये कमेटी जो है उस कमेटी में वो जो चीजें करना चाह रहे हैं तो वो हो नहीं सकती, तो एक नया ऑर्डिनेंस फॉर्म यानी एक्ट भी पास हुआ, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आ गया जिसने उस एक्ट को अमेंड कर दिया। करेक्ट, और उसके ऊपर इन्होंने फॉर्म कमेटी बना दी। ये तो सूरत हाल बड़ी खतरनाक पैदा हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की लार्जर फुल कोर्ट की जो जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो लातनाल जो किया जा रहा है और जिस तरीके से उसको डेफर किया जा रहा है, देर की जा रही है उसको, और उस कमेटी की एक कमीशन की एक मीटिंग बुला ली जाती है और सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है कि इस दौरान में ये कोई ना कोई ऐसी हरकत कर बैठे हैं। कोई क्या हरकत का खदशा है आपको अहमद साहब? कौन सी हरकत आपको लगता है हो सकती है ऐसी? जी फरमाएं, क्या कहा आपने? जी मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि आपको क्या खदशा है, कौन सी हरकत हो सकती है कि आपको लगता है ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि, और ये मेरी बात लिख लीजिए जी, कि जो 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, ये बिल्कुल वही कंडीशन और वो हालात पैदा किए जा रहे हैं कि हमला हो जाए सुप्रीम कोर्ट पे, खुदा ना खास्ता डाली गई है। और ये इवेंचुअली, क्योंकि ये नवाज शरीफ और शहबाज वगैरह ये दे आर क्वाइट केपेबल ऑफ सच थिंग्स। आपको मैं बता दूं कि उस जमाने में उस वाकयात के मुतालिक गौहर अयूब साहब की एक किताब बड़ी मशहूर जो उन्होंने लिखी थी, इन द कॉरिडोर ऑफ पार, उस किताब में उन्होंने ये लिखा कि 5 सितंबर 1997 को नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि गौहर साहब मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान सैयद सजाद अली शाह साहब को जेल में बंद कर दूं एक रात के लिए। ये वही सूरत हाल बिल्कुल पैदा की। अच्छा, आपने खासा एक खतरनाक सिनेरियो पेंट किया और आपने कहा है कि अगर ये हाथ नहीं लगे सुप्रीम कोर्ट तो ये खुदा ना खास्ता हुकूमत, आप कह रहे हैं बड़ी वैसे नित नई बात होगी कि हुकूमत खुद जो है वो हमला कर सकती है, हमलावर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट पे, और ये बिल्कुल ये हरकत करेंगे। चांडियो साहब जा रहे हैं जी, प्लीज गो अहेड। चांडियो साहब, ये अभी मुस्तफा खोखर साहब ने कई बातें की हैं जी। मेरा ख्याल है बिलाल साहब अपनी उनको हक है तज्जिया करने का, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे भाई ने दुरुस्त फैसला बताया आपको कि हम अवामी मसाइल की तरफ तो तवज्जो दे ही नहीं रहे हैं, मुस्तफा ने जैसे कहा। और जो बुनियादी मामला हैं जिनकी वजह से मुल्क को आगे बढ़ना है,
हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। हम एक हवाई खबरें, सालवी हैसियत की बातें हैं, हम उनको लेकर बैठ गए और सब लोग अपना मजा ले रहे हैं। असल बात है पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का, बदकिस्मती से पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी वो रोल प्ले नहीं कर रही जिससे मुल्क आगे चले। बिल्कुल और सही इसका बात है। सबसे ज्यादा जो मुजरिम है वो खान साहब है। खान साहब ने इस मुल्क में सियासी पार्टी को गैर मौसर कर दिया, सियासी पार्टियों को काम करने का मौका नहीं दिया। मुंतखब हो गए सियासी पार्टियों, खुदा लगी बात करेंगे, शहबाज शरीफ ने, मेरे कायद बिलावल साहब ने, भाई कदम बढ़ाया, हम आपके साथ हैं। नहीं जी आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर किसकी जरूरत है? मुल्क को अगर सियासतदान नहीं चलाएंगे तो खान साहब किससे चलवाना चाहते हैं? जिनसे चलवाना चाहते हैं वो नहीं चाहते, वो कहते हैं कि आप अपने मसाइल खुद हल करें। तो मैं ज्यादा नहीं जा रहा तनकीद के हवाले से, लेकिन मेरी तरफ से इस पूरी सूरत हाल के जिम्मेदार खान साहब है। खान साहब सियासी आदमी से बात नहीं करते, कितनी बेहयाई के साथ ये बातें हो रही है, मैं तो हैरान हूँ। हम सियासी कारकुन को शर्म आते ये बातें। मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास हथियार है, जिनके पास पावर है। क्या मतलब है इस बात करने का? कैसे चलेगा सियासी मामला आपका आगे? पाकिस्तान कैसे सियासी रास्ते पे चल निकलेगा बताएं भला। अदालतों की बात है, मुझे अदालतों के लिए बेइंतहा इज्जत है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, जमहूरी कारकुन हूँ, पीपल्स पार्टी कारकुन हूँ, हम अदलिया की इज्जत करते हैं। लेकिन अदलिया का भी तो रिकॉर्ड देखिए जो साकिब निसार के बाद जो हुआ है, और मेरे महबूब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जिससे इतनी बड़ी उम्मीदें अवाम रास्तों पे निकल आए, जिनके लिए क्या करना चाहिए था उनको कोई रास्ता निकालना चाहिए था, आसान, सस्ते, इंसाफ के साथ साथ मुल्क के अदलिया के निजाम को बेहतर बनाने का। उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले बातें वो की, फिर वो अपने आप में लग गए। साकिब निसार आए, आप तसव्वुर तो करें, जुल्म है इस मुल्क में। अच्छे जज भी रहे हैं जिनके नाम लेके तो हमारे अदब के साथ गर्दनें झुक जाती हैं। बड़े बड़े नाम है उनके, गुलाब पटेल साहब बैठे, फखरुद्दीन इब्राहिम साहब बैठे थे, और जज साहब आए। लेकिन ये आप देखिए, तसव्वुर करें, आपने कभी देखा है कि हजारों आदमी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जमा हो जाए? आप अगर देखा है? हाँ। ऐसा कभी ऐसी तौहीन नहीं हुई कि ऐसे इतने बड़े इदारों की। आपने देखा है कभी पाकिस्तान में क्या भी हो कुछ? लेकिन चाटियो साहब, अभी वो अहमद साहब तो दूसरा हवाला दे रहे थे 97 पे सुप्रीम कोर्ट पे हमले का। वो कहते हैं कि ये नून लीग और ये शायद इस तरह की चीज सोच रहे हैं कि अभी भी वो हमला, तो कहते हैं आपके जो मौजूदा इत्तेहादी हैं PMLN वाले, उनको एट्रीब्यूटेड है ना। तो वो तो आपकी बात की दूसराहट कर रहे हैं अहमद अवैस साहब। वो कह रहे हैं हो सकता है ऐसा हमला, लेकिन हम नहीं करेंगे, PMLN वाले करने वाले हैं। हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमने भुट्टो साहब के कत्ल पे भी वो रिएक्शन नहीं किया जो आप, जिनकी बात अहमद साहब या कोई और कुछ करता होगा। हमने ऐसा नहीं किया। हमने सियासी जदोजहद की, हम जेलों में गए, हमने मुसीबतें कोड़े बर्दाश्त किए, हमारे कायदीन को कत्ल किया गया, लेकिन हमने कोर्टों पे हमला नहीं किया। लेकिन अदलिया का भी तो कुछ फर्ज बनता है। सही हो गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ताली दोनों हाथों से बचती है, हर किसी के कोई ना कोई फराइज हैं। लेकिन मेरा अदलिया को भी तो चाहिए, अपने अदलिया को भी तो चाहिए ना, अपने वकार के मुताबिक कुछ करे। हाँ, लेकिन आप लोग उनके जो पर काटने जा रहे हैं सर, ये इस तरह की कानून साजी से आप, ये जो अभी खोकर साहब ने ये बात भी तो की है ना, उस एलिगेशन का क्या जवाब है? अदालतों की बात कर रहे हैं, आईने अदालत। हमने अभी किसी के इंतकाम में ये बात नहीं की। हमने जब मीसा की जमहूरियत कर रहे थे, तो इस मुल्क में एक निजाम की बेहतरी के लिए, एक मुस्तकिल सियासी सिस्टम को चलाने के लिए, उसमें हमने बात की है। साकिब निसार और या अभी, ये तो अभी बात आई है ना, अहमद साहब जैसे कह रहे हैं, ये आज की बात नहीं है कि मीसा की जमहूरियत में बात हुई आईनी अदालतों की। और बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं, सही हो गया। वो तो 2006 में आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आईनी अदालत, लेकिन वो ऐसी आईनी अदालत जिसमें दूसरी भी अदालत का जो है वो इस्तेहकाक मजरूर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी क्या वायलेशन है या नहीं है? क्योंकि ये असल आप लोगों की तरफ एलिगेशन आ रहा है इस पूरी चीज के बाद। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत सीरियस इल्जामात हैं, एलिगेशंस हैं
कि आप लोग इंसानी हुकूक के हवाले से ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आई एम श्योर दिस इज नॉट गोइंग टू सूट यू स्पेशली व्हेन यू आर इन ऑपोजिशन, कि आप लोग इंसानी हुकूक सल्ब कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो विंग्स हैं वो भी क्लिप किए जा रहे हैं, और अब बड़ी एक अजीब सी मिसालें हैं जो कि कायम की गई हैं। फिर 97 के तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट का हमला भी हो सकता है, जैसे आपने अहमद साहब की बात सुनी। जी, सबसे पहले तो जब तक मुसव्वदा आईनी तरमीम का काबीना से मंजूर नहीं हो जाता, सब के असर आएंगे, क्योंकि वो तभी पार्लियामान के सामने जाएगा जब काबीना उसको मंजूर करेगी। तो कानून साजी का जो पहला मरहला है, अभी हम उस तक भी नहीं पहुंचे। हम सब क्या सराइयां करेंगे, ये ख्याल था भी। मुसव्वदे के अंदर तो बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं, मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ चीजें प्रपोज करती हैं, लेकिन उसकी जो संजीदा शक्ल है जिस पर बात हो सकती है, वो तभी होगी जब वो काबीना के सामने जाकर मंजूरी हासिल करेगा, और फिर वो वफाकी हुकूमत की, जिसे कहते हैं, मंशा और मर्जी बनकर सामने आएगा पार्लियामान के सामने। उससे पहले तो हम हजार बातें कर सकते हैं, इसने ये वोट डाल दिया। जब वो वोटिंग के लिए पुट अप हो गया था पार्लियामेंट में, तो वो काबीना से होकर नहीं आया था, लेकिन वो तो वोटिंग के लिए नहीं, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा जी, वो तमाम जो एक्सरसाइज थी उसका पहला कदम ही, अगरचे वो तमाम इजलास बुला लिए गए थे, लेकिन वो वोटिंग के लिए पुटअप नहीं किया गया था, बल्कि काबीना तक के लिए भी पुटअप नहीं। तो लिहाजा जो भी ये मुजव्वजा आईनी तरमीम है जिसके ऊपर कई हफ्तों से हम बहस कर रहे हैं, ये सब की आसराइयां हैं। उसने कहा जी मैंने ये वाला ड्राफ्ट देखा, किसने कहा मैंने ये वाला ड्राफ्ट देखा। जब काबीना इसे मंजूर कर लेगी फिर हम उसको बारे में बात करेंगे। दूसरा कहा जी पर काटे जा रहे हैं, तो मैं बड़े अदब से कहूंगा कि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि अदलिया के पास उतने ही पर हैं जितना आईन और कानून उन्हें देता है। आर्टिकल 175(2), नो कोर्ट शैल हैव एनी ज्यूरिसडिक्शन सेव एज इज और मे बी conferred on it by the constitution or by under the law, जो कि दोनों चीजें पार्लियामान बनाती है। तो अदलिया के पास उतने ही पर हैं जितने आईन पाकिस्तान और कानून उसको फराहम करता है। उनके पास ये हक जरूर है, आईन ने दिया है, कि वो तशरीह कर सकें, लेकिन जब आज खुद किसी मामले पर, किसी सूरत हाल पर कानून साजी हो जाए तो कानून बहरहाल तशरीह के ऊपर बालादस्त है। तो लिहाजा ये भी बात है। तीसरा जिस खदशे का इजहार किया कि जी देखिए वो 1997 यानी एक क्वार्टर सेंचुरी से ज्यादा का एक वाकया हो चुका है, लेकिन चंद साल पहले अभी हमने कहा, क्योंकि एक वजीर आजम ने अपने हाथों से सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजा, काजी फायजीजा के खिलाफ, इमरान खान ने, और उन्होंने ये कहा कि जी ये तो, और उसके ऊपर मालूम है आपको कि कितना बड़ा केस चला, और बिलाखिर काजी फायजीसा जो है वो सुरखरू हुए। तो अदलिया के ऊपर जो है वो जो 27 साल पहले का वाकया है, हमारे सामने तो अभी का वाकया है, और यही सही बात है, वो ज्यादा आप कहते हैं फ्रेश वाकया वो है। बानी चेयरमैन की जो ख्वाहिश है कि वो या तो कहें कि ये बंदा मेरा नहीं है, अब वो फरमा रहे हैं ये बंदा मेरा है। देखिए कोई जज किसी का भी नहीं है। ये उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम उनको बतौर चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा है कि उनका सपोर्ट करते हैं ना, ये उन्होंने कहा है। नहीं, अब हम सबको ये कहना चाहिए, और मैं भी ये कहूंगा कि आइन के तहत जो भी चीफ जस्टिस हलफ लेंगे हम सब उनके साथ हैं, अगर वो आइन और कानून के मुताबिक अमल करते हैं। और ये भी मैं एक दुरुस्ती करना चाहता हूँ कि काजी फायजीसा साहब ने ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया था कि जी मैं अपनी अथॉरिटी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चूंकि पार्लियामान ने ये अब कानून बना दिया है तो लिहाजा हम इस कानून का एहतराम करेंगे, क्योंकि इससे पहले की जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने जो प्रोसीजर एक्ट का पहला जो वर्जन था जो पार्लियामान ने पास किया था उसको उठाकर बाहर। लेकिन खुर्रम साहब, मैं एक आपसे एक और सवाल अर्ज है, वो ये है कि देखें अब ये जो तमाम तर बात है उसमें ये भी एक बड़ी एक आम फहम सी बात है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर उसका जस्टिस, अगर उसका जज, टॉप जज प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, फिर सदर जो है उसको नोटिफाई करते हैं, तो वो एक तरह से मातहत नहीं आ जाएगा जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है? ये तो इटसेल्फ उसकी क्लियर कट वायलेशन है, नहीं? देखिए हम सब ने अब कम से कम 2008 के बाद से जुडिशरी को देखा है, और अब ये फैसला करना मुमकिन नहीं रहा कि जजों के अपने चुने हुए जज अच्छे हैं या जो इंतजामिया चुनेगी जज अच्छे हैं। तो बेहतर तरीका तो यही है कि अगर हमने कोई सबक सीखना है, सबक ये सीखा है कि जजों के चुने हुए जज भी अवाम को और जमहूरियत को डिलीवर करने में नाकाम है।
और ये अब हम पिछले 16 साल से ये तजर्बा कर चुके हैं, पाकिस्तानी कौम के सामने है। तो लिहाजा इसका तरीका यही है, और जो कि मेरी तवक्को है कि आएगा कि जो भी आईनी तरमीम है उसके अंदर जिस तरह अमेरिका में एक बेहतर तरीका इस्तेमाल किया कि सदर को सिर्फ नामजद करने का इख्तियार है, मंजूरी का इख्तियार वहां की सेनेट के पास है। तो ऐसा कोई तरीका बनाया जा सकता है कि नामजदगी का इख्तियार और मंजूरी का इख्तियार अलग-अलग कर दिया जाए, और उनको वो जब उसके इम्तजाज से कोई बेहतर फैसले हमारे सामने आ सकें, यही बेहतर तरीका होगा। क्योंकि ये जो अपने जजों की तकर्रुरी है जो इस वक्त हमारे सामने है, ये भी पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर करने में, फेयर इनफ, अगर उनकी वो नाकाम हुए तो आप ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई सेनेट में चला जाए, जैसे आपने अमेरिका के मैं ये भी कह रहा हूं कि जी देखिए, आइन एक जिंदा दस्तावेज है, उसको मुंजमद नहीं किया जा सकता कि जी चूंकि 19वीं तरमीम हो गई थी लिहाजा उसके बाद तरमीम नहीं हो सकती। जिस तरह मैंने कहा, अदलिया के मामलात के बारे में कानून साजी का इख्तियार मुकम्मल तौर पर पार्लियामान को हासिल है, और एक दफानी आइन में 3 जगह पर ये लिखी हुई है बातें। तो लिहाजा ये एक डायलेक्टिक है कि एक दफा जब आपने कानून, देखिए ये भी एक बात है कि पार्लियामान ने एक दफा कानून बना दिया, आइन बना दिया, उसके बाद अदलिया के पास जो अथॉरिटी है तशरीह करने में वो आजाद है। ये आप नहीं कहते, फिर पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती कि आपने ये तशरीह करनी है। पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है, अदलिया का काम तशरीह करना है। और ये जो चीज हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की डिबेट में भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली ड्यूटी है वो नीचे वाले कोर्ट से, जो उसके पास पाकिस्तान के अवाम की अपीलें आ रही हैं, 60,000 केसेस, जिनमें 33,000 सिविल हैं, तकरीबन जो 27,000 जो हैं बाकी वो क्रिमिनल केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली ड्यूटी तो एज एन अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है कि वो फाइनल कोर्ट है पाकिस्तान का। सेनेटर चांडिया साहब, आई थिंक आप भी, सारा कोर्ट जो है वो सारा कोर्ट आईनी मामलात में, और जो आईनी मामलात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इक्तदार के मामलात में वो फंस जाता है। तो लिहाजा बेहतर यही है कि एक अलहदा कोर्ट बनाकर, ये एक तजर्बा है, लेकिन आइन में हम एक तब्दीली लाना चाह रहे हैं ताकि हम उसके जरिए सीख सकें कि क्या आईनी कोर्ट बनाने से पाकिस्तान के अवाम को जो मेन कोर्ट है वो डिलीवर कर पाएगा कि नहीं पाएगा। और अगर हम 14 साल बाद महसूस करेंगे आने वाली पार्लियामेंट कि जनाब ये मामला ठीक नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने डिलीवर नहीं किया, और ठीक है, हाँ, एक एग्जांपल के तौर पर बात की जा रही है, 10 साल बाद भी इसको रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हमें ये मालूम है कि मौजूदा अदालती प्रेजेंट सिस्टम इज नॉट वर्किंग, फेयर इनफ सर, नहीं कर रहा। खोकर साहब से इसका जवाब मैं लूंगी कि भाई प्रेजेंट सिस्टम इज नॉट वर्किंग। जो जुडिशरी की इंडेक्स है पाकिस्तानी जुडिशरी की, वो तो उसकी इस बात की एक नुमाया मिसाल है ना। सेनेटर चांडिया साहब भी चूंकि बड़े प्रोमिनेंट, उनकी भी बहुत वाकफियत है, आपकी भी सर कानून के साथ, तो ये सही बात है, आप लोग आवाम को सर्व करने जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा प्रोमिनेंट सवाल है कि आप लोग जलसे जुलूस पर पाबंदी क्या आयद की जा रही है। जैसे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने आज कहा है कि दहशतगर्दी करने नहीं दी जाएगी, जलसे जुलूस की आवाम को ज़रूरत नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ शर्मिला फारूकी ने एक बड़ी दिलचस्प बात हमारे प्रोग्राम में की। सर चांडिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा तो वो पीपल्स पार्टी को भी पंजाब में जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है। सुनिएगा। हमें भी सदर जरदारी साहब की सालगिरह पे मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। हम एहतजाज करते रहे, हम मिन्नतें करते रहे, हमें नहीं मिली इजाजत। जी, मिन्नतों के बावजूद भी सदर जरदारी साहब की सालगिरह के मौके पर पंजाब में, लाहौर में जलसे की इजाजत तो आपको भी नहीं मिली। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वजीर आला का शख्सी या इनफरादी फैसला पूरे मुल्क का, पूरे निजाम का तो नहीं चेहरा दिखाया जा सकता। अगर गलती हुई है तो हम, शर्मिला बीबी ने भी कहा, तो फिर गलत हुआ। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी एक अलग चीज है। अगर सियासी पार्टियां अपने इज्तिमात में वो रवैया रखे जो दहशतगर्दों का हो, वो लहजा रखे जो दहशतगर्दी का हो, तो एतराज होगा। फिर चाहे मरियम बीबी हो कोई और, उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन हम बुनियादी तौर पर जलसे जुलूसों के खिलाफ नहीं है। हम हर हाल में भी सियासी आजादियों के हामी है, शख्सी आजादियों के हामी है, जमहूरी आजादियों के हामी है। हम पाबंदी के कायल नहीं, लेकिन सियासी पार्टियों को भी अगर जो खान साहब जाकर गुफ्तगू करवाते हैं अपने रहनुमाओं से, वो तो काबिल कबूल नहीं होता है। वो तो आप निजाम को गरम बरम कर देंगे। अब देखें, जब खुद वजीर आज़म थे तो फरमाया मेरी फौज। भाई आपकी फौज क्यों? फौज पाकिस्तान की है, मेरी फौज। ऐसा ना कहना चाहिए। हम तजादात में जवाब देते हैं इदारों को। अभी क्या कहते हैं, जज भी हमारे, क्यों जज आपके भाई? अदलिया आपकी क्यों? अदलिया पाकिस्तान की।
आपने सारे निजाम को धर्मबलंद कर दिया है, अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, फौज को मुतनाज़ा बना दिया है। आप देखें तो सही क्या सियासत चल रही है। सियासत तो इस मुल्क में खत्म कर दी गई है। सियासी पार्टियां सियासत नहीं कर रही, इदारे सियासत कर रहे हैं। इदारे सियासत कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प बात की है मुस्तफा साहब। आपको भी लगता है इदारे सियासत कर रहे हैं, सियासी पार्टियां कोई नहीं कर रही? और ये अभी जुडिशरी तो नहीं काम कर रही ना सर, ये बात तो है। लुक एट द सॉरी इंडिसेस ऑफ पाकिस्तानी जुडिशरी। तो खुर्रम साहब की बात सही है कि हम एक तजुर्बा करने जा रहे हैं ताकि कुछ तो काम करेगा ना। 14 साल बाद अगर फील हुआ ये भी नहीं कर रहा तो कोई चेंज कर देंगे। जी, आपने मुझसे 2 सवाल पूछे। पहला ये कि क्या इदारे सियासत कर रहे हैं, तो 76 साल तारीख में कौन सा ऐसा दौर था जिसमें हमारे इस मुल्क के इदारों ने सियासत में हिस्सा नहीं लिया। आईन बड़े वाज़ेह अल्फाज में तहरीर की हुई है और कहता है कि हर कोई अपनी आईनी हदूद में रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि निज़ाम ही निराला है, ताकत का, इक़्तिदार का इतना शौक है जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग नहीं भी हैं कि वो सियासत के अंदर मुलव्वस होना अपना एक कौमी फरीजा समझते हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। हम सब एक आइडियल पाकिस्तान की तलाश में है। आइडियल तो शायद कभी कोई निज़ाम होता नहीं है, लेकिन कि हम बेहतरी की तरफ जा सकें। हमारे साथ नेबरहुड में इंडिया बैठा है, इकट्ठा हमने सफर शुरू किया। आज वो देख लें कि अब मंजिल तय करते हुए कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ खड़े हैं। 25 करोड़ का ये अब मुल्क है, इसकी जो ये सारी कॉन्वर्सेशन है, इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। इसकी गवर्नेंस इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि कोई एक इदारा इस मुल्क को नहीं चला सकता। इवेंचुअली आपको लोगों के नुमाइंदों के हक में हाथ में ये मुल्क देना पड़ेगा, सियासत से बाहर निकलना पड़ेगा। हर इदारा अगर सिर्फ अपना काम करे जो आईन ने उसको कह रखा है। यही तो वैसे खुर्रम साहब भी कह रहे हैं, वो तो ठीक, फिर आपकी बात तो फिर एक हो गई ना। वो यही कह रहे हैं कि अदलिया ओवरस्टेप करना बंद करे पार्लिमानी इख्तियार पे। इस पे मुत्तफिक हैं, लेकिन फिर हमारी सियासी जमातों के जो कायदीन हैं वो पावर पॉलिटिक्स में इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो इदारों की सियासत के अंदर मुलव्वस होने को गलत भी नहीं समझते, और उनके साथ अब उन्होंने भी बस गुजारा करना सीख लिया है। ये हाइब्रिड का जो लफ्ज सामने आया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, फिर उसके बाद हमने आखिरी जो PDM की हुकूमत थी उसको हाइब्रिड प्लस के तौर पर देखा, और मौजूदा हुकूमत को हम हाइब्रिड प्रो मैक्स के तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो आपका क्यों सवाल हाइब्रिड था, प्रो मैक्स सर, ये तो देखें आर्ट दे इन द राइट डायरेक्शन। आप इसको कुछ तो इसका जवाब पेश करें, गिवन के अभी तमाम तर जो कॉलीग्स हैं उन्होंने एक जो बात बयान की है। अब बल्कि इनफैक्ट मैं बेग योर पार्डन, हामिद खान साहब भी मेरे साथ हैं, आपकी बात सुनते हैं। सेनेटर हामिद खान साहब, ऑब्वियसली अ वेरी डेकोरेटेड पार्लियामेंटेरियन एज वेल एज लॉयर हिमसेल्फ। वेरी वार्म वेलकम सर, आपके वक्त का शुक्रिया। मैं आपसे आपका इनपुट बड़ा ज़रूरी जानना चाहती हूँ। देखें अदलिया को भी सर अपने हुदूद में रहना होगा, और अभी चांडियो साहब ने बड़ी बात बहुत एक इसरार के साथ उन्होंने फरमाई है कि ये जो तमाम तर माहौल है ना, आप लोग ख़राब कर रहे हैं, PTI ख़राब कर रहे हैं। बार बार आप लोग कहते हैं आप ताकत, जहाँ का ताकत का मुजस्मा जहाँ है वहीं पर आप लोग बातचीत करेंगे। आप लोग बिलीव ही नहीं करते हैं सियासतदानों से बातचीत करने में। आज भी बैरिस्टर सैफ ने ये ट्वीट किया है कि अगर आईनी तरमीम के मामले पे इस गवर्नमेंट से बात करनी पड़े तो ये तो ऐसा है कि हम इनका मैंडेट कबूल कर रहे हैं, तो ये हरगिज़ नहीं होगी। डेडलॉक आपने क्रिएट किया है, योर पार्टी सर। नहीं, हमने तो कोई डेडलॉक नहीं क्रिएट किया। एक्चुअली मसला तो ये है कि ये तो फॉर्म 47 की असेंबली है और ये सारे अपने इलेक्शन हारे हुए हैं, तो पहले ये फैसला तो हो जाए ना कि किस किस का इलेक्शन जो है बनता था नहीं बनता। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इस मामले में को तेजी से चलाएं, ट्राइब्यूनल्स में केसेस चले और ये फैसले हों, और ये उसके रास्ते में हर तरह की रुकावट डाल रहे हैं ट्राइब्यूनल्स में भी, और भी जो अभी मिसाल के तौर पर जो 12 जुलाई की जजमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। हमें अभी तक जो रिजर्व सीट दी है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी इन लोगों के दबाव की वजह से। ये तो किसी तरह भी आइन पर अमल नहीं करना चाहते और किसी तरह भी सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स इनकी मर्जी के नहीं है उन पर अमल दरामद नहीं करना चाहते। इन्होंने ये क्राइसिस पैदा किया हुआ है, वरना तो कोई ऐसा मसला नहीं सर। तो वो कह रहे हैं कि जो भी मामला हुआ, आज आपने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को भी सुना होगा, वो कहते हैं कि भाई अब अदलिया किसी मार्शल लॉ के सामने खड़ी नहीं हुई है और पार्लियामेंट की जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर शोर शराबा बर्पा किया जा रहा है। पार्लियामेंट का तो हक है ना तरमीम करना, तो पार्लियामेंट इज डूइंग इट्स जॉब सर।
इस पार्लियामेंट का कोई हक नहीं, इसकी लेजिटिमेसी कोई नहीं है। ये जो आईनी तरमीम तो हमेशा नेशनल कंसेंसस के साथ होती है। डिस्प्यूटेड असेंबली, इलिजिटिमेट असेंबली। बट सर आप तो मुझे याद पड़ता है आपने काफी एडवोकेसी की थी फॉर प्रेजेंट डे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, तो अब क्या मामला हुआ? क्योंकि अब तो सारी चीजें देखें ना, वो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उन्हीं के तहत चलती हुई अदालत है। व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए बात यह है कि जब वो हक पे खड़े थे, मैं उनके साथ था, मैंने अपनी पार्टी को अपोज किया था उस वक्त, और इसलिए कि मैं समझता था कि वो रेफरेंस बिल्कुल गलत है। आज भी मैं यही कहूंगा कि वो पीटीआई के दौर में जो सदारती रेफरेंस था अगेंस्ट उसको मैंने उसके खिलाफ काजी साहब को रिप्रेजेंट किया था बार एसोसिएशन। यू आर राइट। तो इजंट ही द सेम मैन सर? लेकिन इस शख्स ने इसमें मुस्तफा साहब मुस्कुरा रहे हैं बनने के बाद बहुत ही इनका रोल अफसोसनाक है, और दुख हुआ है मुझे कि जिनके लिए मैं समझता था कि ये इंडिपेंडेंट ऑपराइट जज है और ये फैसले इंडिपेंडेंट करेगा, कोई ग्रीवेंस नहीं रखेगा। चलिए वो वक्त गुजर गया, अगर ज्यादती भी हुई थी उनके साथ तो बाद में उन्हें अपनी ही कोर्ट से इंसाफ मिल गया था, रिस्टोर हो गए थे, चीफ जस्टिस बन गए। ऐसा ही है। तो ये आला ज़र्फी ने दिखानी चाहिए थी, ये बजाय उसके ये उस पार्टी के पीछे, पार्टी के वर्कर्स, पार्टी के लीडर्स सबके पीछे पड़ गए और हर तरह की नाइंसाफी करने पे तुले हुए हैं। और ये जो खास तौर पे उन्हें ये जो तरमीम का लालच दिया गया है कि तुम्हें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बिठा देंगे, ये बड़ा अफसोसनाक लालच दी जा रही है। बड़ी वैसे बहुत संगीन इल्जाम है। वेरी थैंकफुल फॉर योर कमेंट्स खुर्रम साहब। बहुत सारे इल्जामात हैं और अभी हाइब्रिड प्रो मैक्स हैं। आप लोग अभी मतलब आप क्या जवाब रह जाता है कि आप लोग खान साहब की गवर्नमेंट को अभी भी अगर आप लोग हाइब्रिड कहें तो आप लोग तो उनसे 4 कदम आगे सर। 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब तो किसी भी किस्म की जो तनकीद है उससे आप बच नहीं सकते, और इसीलिए अब कंसेंसस कायम करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये एक्सट्रीम व्यूज को और जो शिद्दत पसंदाना रवैये हैं उनको ये रिवॉर्ड करता है। तो इसीलिए जरूरत इसी बात की है कि हमारे पास बिल आखिर पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी के लिए सिर्फ एक ही इदारा है, और वो पाकिस्तान की पार्लियामान है, जिसने फिर उस आइन की हिफाजत करनी है इंतजामिया के अगेंस्ट भी और अदलिया के अगेंस्ट भी, और हमें मानना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट भी, अगर हमें आगे चलना है इस मुल्क में। लेकिन यहाँ इशू यही है कि अदलिया की तरफ से पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही मोहलक तजावुज हो रहा है। जिस तरह आज से ठीक 2 साल पहले जो परवेज इलाही केस में पहले एक फैसला दिया गया अपनी मर्जी के मुताबिक, फिर जब उन्हें महसूस हुआ कि नहीं ये तो सियासी तौर पर ठीक नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने वो फैसला बदला, जिसके नतीजे में पंजाब की हुकूमत उल्ट गई। तो ये आज के जो जिनका जिक्र खैर हुआ है, उन्होंने ही अपनी इख्तलाफी नोट में हमें बताया था कि ये जो जजेस हैं ये इंसाफ की कबा पहने सियासतदान है, पॉलिटिशियंस इन रोब्स हैं। तो जब अदलिया जो है वो सियासी मामलात नहीं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था, इससे मंसूर अली शाह ने तो और हमारी मदद की थी, और उन्होंने हमें जो इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट की इस्तिलाह से इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि अब बहुत हद तक वाजे हो चुकी है। तो लिहाजा यहाँ हमें ये देखना है कि पाकिस्तान को, और मैं अपने भाई मुस्तफा से बिल्कुल एग्री करता हूँ, अगर पाकिस्तान को कोई क्राइसिस है तो नंबर 1 क्राइसिस जो है वो दहशतगर्दी है, नंबर 2 मईशत का इस्तेहकाम है, नंबर 3 हमें पाकिस्तान के जो रहने वाले हाइब्रिड रजीम सर यू मीन के क्राइसिस नहीं है? आपने कहा कि उसके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं है, ये एलिगेशन गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमें जिस जमहूरियत की तरफ जाना है वो अगर जो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के 75 सालों में अगर 45 साल यहाँ आमरीत रही है तो आमरीत का इलाज इमरानी फाशिज्म से किया जा सकता है। मैं बड़े अदब के इख्तलाफ करूंगा। इमरानी फाशिज्म आमरीत का बदतर इलाज है, आमरीत से भी बदतर इलाज है। अच्छा, आमरीत से भी बदतर है, ठीक है।
कियास ये करना है, क्योंकि उसके तहत तो फिर सारे चांडिया साहब, क्या आप भी डिनाई करते हैं इस इल्जाम को कि ये वाली हुकूमत, जिसके जाहिर है आप भी इत्तेहादी हैं, कि आप लोग भी हाइब्रिड की ही एक उसकी तौसी हैं, बल्कि और ज्यादा हाइब्रिड हैं, खान साहब से भी ज्यादा? देखिए, बहरहाल खान साहब का तो मुकाबला हम नहीं कर सकते। खुदा ने उनको बड़े एजाजात दे दिए हैं। जो इस मुल्क में जब भी कोई गैर जानदार आदमी पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखेगा या पाकिस्तान के निजाम पर कोई कलम उठाएगा, तो खान साहब उसमें कैसे चेहरे में नजर आएंगे, वो तो हम देख रहे हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो अखबारें पढ़ते हैं, जो देखते हैं। लेकिन अभी मेरे भाई ने कहा इस पार्लियामेंट को हक नहीं पहुंचता तरमीम का, क्योंकि ये मुतनाज़ा है। अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं अपने हामिद खान भाई से पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान की कौन सी पार्लियामेंट है जो मुत्तही रही? अच्छा सवाल है। जिसपे से कोई इल्हामी सूरत किसी पार्लियामेंट ने ली है तो बताएं, कौन सी पार्लियामेंट है आप बताएं? एक भी पार्लियामेंट नहीं है। ज़िया-उल हक से लेकर आप शुरू तो करें, फिर देखिए, मैं अपने दोस्तों के से भी कहता हूँ, नूली भी हमारे भाई है, हमारे ताबलीग वाले भी हमारे भाई है, खान साहब भी हमारा भाई है। लेकिन बात यह है कि जो आप अभी मुतालबा कर रहे हो कि ये पार्लियामेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट मुतनाज़ा है, तो कौन सी पार्लियामेंट है? आपके पास जवाब है खोकर साहब, कौन सी पार्लियामेंट है? आपको याद है कोई जो मुतनाज़े ना हो, और आपको भी लगता है कि इनके पास हक नहीं है कानून साजी का क्योंकि ये मुतनाज़े हैं? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो माजी में 2008 की जो पार्लियामेंट थी, जो बीबी की शहादत के बाद वजूद में आई, उन इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को जीतना चाहिए था और पीपल्स पार्टी जीती और हुकूमत उसने बनाई। इसी तरह 2013 के इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू उस वक्त बिजली का था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर डिलीवर नहीं कर पाई और इलेक्ट्रेट ने एक सजा दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके ऊपर। और मुस्लिम लीग नून उस वक्त एक पॉपुलर पार्टी थी, और मुस्लिम लीग नून को वो इलेक्शन 2013 का जीतना चाहिए था और वो जीती। ये 2018 और 2024 के जो इलेक्शन है, ये स्पेशली जो पिछला इलेक्शन है, ये इलेक्शन तो ये मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हो, अवाम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बैंगनों और टमाटरों पे मोहरें लगा कर जिनको जिताया, उनके मैंडेट की नफी के नतीजे और में। आपका बड़ा क्लियर कट ये व्यू है खोकर साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन आप बड़ा क्लियर कट यही फरमा रहे हैं कि वो इस दफा तनाज़े या कंट्रोवर्शियल जो पार्लियामेंट है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। चलें, आई विल हैव टू वाइंड अप नाजरीन, विश वी हैड मोर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।